नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्चाथीवो आइलैंड के इशू के बारे में। हर साल हमारे कई सारे फिशरमैन को शूट कर दिया जाता है बाय श्रीलंकन नेवी, क्योंकि वो श्रीलंकन वाटर्स में एलिजिडली श्रीलंकन वाटर्स में एंटर कर जाते हैं फिशिंग के लिए। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और इसके जो सराउंडिंग जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कच्चाथीवो आइलैंड आखिर है कहाँ, स्थित कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये तमिलनाडु स्टेट है हमारी, ये इंडियन मेनलैंड है, ये है श्रीलंकन मेनलैंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्दर्न साइड में जाफना, और बीच में यहाँ पे जो स्थित है ये है कच्चाथीवो आइलैंड। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये रामेश्वरम के, हमारे जो रामेश्वरम है उसके पास में है। और इसके अलावा कुछ और ज्योग्राफी बताऊँ उसके आसपास की, तो ये आप देख सकते हैं नीचे जो है ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है आपका पाक बे, और ये जो पाक बे और बे ऑफ बंगाल को जो कनेक्ट कर रहा है ये जो एरिया, ये जो पर्टिकुलर वाटर स्ट्रेच, इसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट बेसिकली ये रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया था, पाक स्ट्रेट और पाक बे। रॉबर्ट पाक 1755 से लेकर के 1763 तक ये थे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब 285 एकड़ की ये ज़मीन है और फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पे प्रॉन्स की। तो दोनों साइड के जो फिशरमैन है वो प्रॉन्स की फार्मिंग करते हैं, वो प्रॉन कल्चर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अपना लाइवलीहुड प्रॉन्स की फिशिंग करके यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेंट एंथनीज कैथलिक श्राइन है। यहाँ पे हर साल कुछ 3 दिन का एक फेस्टिवल लगता है जहाँ पे दोनों साइड के कैथलिक फिशरमैन अटेंड करते हैं। दोनों साइड के कैथलिक फिशरमैन यहाँ पे इस फेस्टिवल को अटेंड करने आते हैं। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है इसका, और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर आप लोकेशन देखना चाहो तो मैंने आपको बताया था जाफना पेनिनसुला, तो उसके साउथ वेस्ट में वहाँ पे ये स्थित है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है बाकी सारे आइलैंड से, है ना। आप देख सकते हो रामेश्वरम से भी ये तकरीबन कुछ 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हिस्टोरिकल काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस हैं हमारे पास जिससे पता चलता है कि हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं ये इंडिया का पार्ट रहा था। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो एक किंगडम हुआ करता था तमिलनाडु में जिसका नाम था तमिल किंगडम ऑफ रामनाथ। तो आज जो रामनाथपुरम है वो पहले किंगडम ऑफ रामनाथ हुआ करता था। उसके जुरिसडिक्शन में 8 आइलैंड्स भी हुआ करते थे। इन 8 आइलैंड्स में एक आइलैंड जो था वो था कच्चाथीवो। तो पहला एविडेंस हो गया ये। दूसरा, 1531 के हमें कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले थे। उन इंस्क्रिप्शंस में बताया गया था कि ये जो आइलैंड है वो सेतुपति किंग्स के जुरिसडिक्शन में आता था। सेतुपति किंग्स तमिल किंग्स ही थे। आज जो मैंने आपको एक पहले जो अभी डायग्राम बताया था, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, बीच में ये सी है यहाँ पे। तो ये जो सी है इसको कहा जाता है सेतु सुंदरम। ठीक है, सेतु सुंदरम जो है सेतुपति किंग्स के नाम पे ही रखा गया है। और अगर आपको पता हो, अगर आप इन्फॉर्म्ड हो, तो इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट भी है, इसका नाम है सेतु सुंदरम, ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो और यहाँ से हम सीधा एक रास्ता निकाल दें हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अभी जो रूट है जनरली ये रहता है। तो सेतु सुंदरम ये इसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एविडेंस और हमें मिला है सेतुपति किंग्स का, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो आइलैंड है कच्चाथीवो आइलैंड है वो किसका पार्ट था, तमिल किंगडम का पार्ट था और इंडिया का पार्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो मद्रास प्रेसिडेंसी और सीलोन में अग्रीमेंट हुआ था डिलिमिटेशन के लिए, डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटरीज, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट के बीच में है। ठीक है, तो पूरा जो एरिया है उसको डिमार्केट करने की और डिलिमिट करने की बात हुई है। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो कच्चाथीवो आइलैंड है वो किसके पास जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जाएगा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया गया कि ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद ये जॉइंटली एडमिनिस्टर हुआ इंडिया और श्रीलंका द्वारा। हालांकि जो डिस्प्यूट है वो 1921 से चला आ रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेसेस में चलता रहता था। 1921 में श्रीलंका उस समय जो था, जो टेरिटरी थी, उसमें जो भी रूल करता था उसने मुद्दा उठाया था कि ये हमारी टेरिटरी है और यहाँ पे जो फिशिंग के राइट्स है वो हमारे फिशरमैन को है। 1921 में पहली बार ये डिस्प्यूट सामने आया था। फिर उसके बाद 1955 में हमारी आज़ादी के बाद, 1947 में हमारी आज़ादी हुई थी, 1955 में श्रीलंका ने एक बोल्ड स्टेप लिया। श्रीलंका ने इस आइलैंड में, कच्चाथीवो आइलैंड में अपने कुछ फोर्सेस भेज दिए मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे। यहाँ पे कुछ फोर्सेस भेजे, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई। वो उसने क्यों करवाई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कच्चाथीवो आइलैंड पे बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रही थी, वो उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानती थी। तो श्रीलंका इससे बोल्स्टर हुआ और यहाँ पे उसने फोर्सेस भेजिए फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया के जो पार्लियामेंट था यहाँ पे उसमें अप्रोर हुआ था।
ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है एक बार बैक ऑफ हुई, लेकिन उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा एक मुद्दा, एक हाई प्रायोरिटी मुद्दा नहीं माना। इसकी जब बात हुई फिर से हाई लेवल पे, वो हुई थी 1974 में। 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। उन्होंने बंद्रा नाइके जो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, उनके साथ एक अग्रीमेंट किया 1974 में। और ये अग्रीमेंट इंडिया के जो फिशरमैन थे, तो तमिल फिशरमैन थे, उनके फेवर में बिल्कुल नहीं था। आगे मैं आपको 1973 का भी अग्रीमेंट बताऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारे अगेंस्ट था ये अग्रीमेंट, तमिल फिशरमैन के अगेंस्ट था। इसमें कच्चा थी वो जो आइलैंड था उसको सीड कर दिया गया टू श्रीलंका। ठीक है, अभी मैंने आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताए थे, उनको ज़्यादा यहाँ पे लगता है कंसिडर नहीं किया गया, और पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो कच्चा थी वो श्रीलंका को सीड कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे फिशरमैन की बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, तो फिशरमैन जैसे ट्रेडिशनली यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे, कच्चा थी वो आइलैंड में, उन्होंने अभी भी फिशिंग कंटिन्यू करी, और इंडियन फिशरमैन यहाँ पे फिश कर सकते थे और अपने नेट्स जो है वो सुखा सकते थे इस आइलैंड पे। 1974 में ये बात हुई, 1975 में भी यही बात रही, 1976 में फिर से एक अग्रीमेंट होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि अब हम डिमार्केट कर देते हैं पूरा गल्फ ऑफ मन्नार से लेकर के बे ऑफ बंगाल। देखिए, बीच में जो हुआ था वो हिस्टोरिकल वाटर्स थे, ये इंडिया, ये श्रीलंका, बीच में जो पहले डिमार्केशन हुआ 1974 में, ये हुआ एक हिस्टोरिकल वाटर्स का डिमार्केशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे अब फर्दर डिमार्केशन होगा, और इस डिमार्केशन में इंडियन फिशरमैन के जो राइट्स है वो छीन लिए जाएंगे। इंडियन फिशरमैन अब यहाँ पे फिश भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अब हम डिमार्केट करेंगे और दोनों कंट्रीज के फिशरमैन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपने अपने एरियाज में। और ये जो डिमार्केशन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ कि जो कच्चा थी वो आइलैंड है वो किसके पास गया, श्रीलंका के पास गया। तो सीड तो कर ही दिया गया था पिछले अग्रीमेंट में, 1974 वाले अग्रीमेंट में। अब यहाँ पे फिशिंग राइट्स भी हमारे जो फिशरमैन है, तमिल फिशरमैन के, उनको छीन लिया गया। ठीक है, ये आप वर्बेटिम देख सकते हैं कि इंडिया एंड श्रीलंका विल एक्सरसाइज सोवरेन राइट्स ओवर द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द रिस्पेक्टिव जोन्स। द फिशिंग वेसल्स एंड फिशरमैन ऑफ इंडिया शैल नॉट एंगेज इन फिशिंग इन हिस्टोरिक वाटर्स, टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ श्रीलंका। और श्रीलंका के लिए भी यही कंडीशन थी। ठीक है, हिस्टोरिक वाटर्स की मैंने बात आपको बताई है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इस मैप के थ्रू। ये जो बीच में आपको वाटर्स दिख रहे हैं ये है हिस्टोरिक वाटर्स। ठीक है, ये हिस्टोरिक वाटर्स है, और यहाँ पे एक लाइन है, अब इसको इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहा जाता है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कच्चा थी वो है वो कहाँ चला गया, वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में चला गया, किसके पास, श्रीलंका के पास चला गया। और यहाँ पे फिशरमैन के जो राइट्स है उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। साथ के साथ ये जो अग्रीमेंट था, जैसा कि मैंने बताया था, गल्फ ऑफ मन्नार से लेकर के बे ऑफ बंगाल में भी यहाँ पे डिमार्केशन कर दिया गया। तो यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर्स की बात है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, एक मुद्दा और था जिसकी वजह से दोनों को म्यूचुअली अग्री करना था इस लाइन पे, वो ये था कि टेरिटोरियल सीज जो है दोनों के, जो कुछ जाती है 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तकरीबन कुछ 25 किलोमीटर के करीब होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स की ये जो टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं वो दोनों साइड के ओवरलैप हो रहे थे, है ना। क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही थी तो यहाँ पे म्यूचुअल अग्रीमेंट ही होना था, जो 1974 में हुआ और 1976 में उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कच्चा थी वो कहाँ चला गया, श्रीलंका के पास चला गया, और हमारे फिशरमैन के राइट्स यहाँ पे चले गए। 1991 में तमिलनाडु की असेंबली, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर है ये, क्योंकि तमिलनाडु के फिशरमैन ही यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे जो उनका लाइवलीहुड है वो स्टेक पे है। तो तमिलनाडु की असेंबली में 1991 में एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें वो डिमांड करते हैं कि कच्चा थीवू को यहाँ पे कंप्लीटली रिट्रीव कर लिया जाए और इसको इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना लिया जाए। ठीक है, अब ये जो मुद्दा है ये ज़्यादा कब गरमाया, जब सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर में एक तो एलटीटी जो थे, उनके जो गूंस थे, उनके जो टेररिस्ट थे, वो यहाँ पे आ करके कच्चा थीवू पे कब्जा कर लिया उन्होंने, और यहाँ पे जो फिशिंग ग्राउंड्स थे उनको कंप्लीटली कैप्चर कर दिया। और इंडियन फिशरमैन और जो श्रीलंका के जो फिशरमैन थे उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जब एलटीटी अब यहाँ पे आ गया और जब सिविल वॉर खत्म हुआ 2009 में, ताकि एलटीटी या फिर और दूसरे रेडिकल ग्रुप्स यहाँ पे फिर से हावी ना हो जाए, तो श्रीलंकन नेवी ने यहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी। यहाँ पे जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी नेवी की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी। अब क्योंकि डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो हमारे जब तमिल फिशरमैन जब क्रॉस कर लेते हैं जाने अनजाने में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, तो उनको शूट कर दिया जाता है श्रीलंकन नेवी द्वारा। तो 2009 के बाद से ये जो फ्रीक्वेंसी है शूटिंग की इसीलिए ज़्यादा बढ़ गई है। 2011 में तमिल जो लीडर थी जयललिता जी, जो सीएम रह चुकी थी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने पिटीशन में कहा कि बेरुबारी यूनियन केस जो हुआ था
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी ऐसी टेरिटरी का सेशन इंडियन गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिशन पे नहीं कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट में जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव होगा तब जा करके कोई भी इंडियन टेरिटरी दूसरी कंट्री को सीड कर दी जा सकती है। तो बेरीबेरी यूनियन केस में भी ऐसा ही हुआ था। बेरीबेरी यूनियन में जब बेरीबेरी ये जो टेरिटरी है इसको सीड कर दिया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जयललिता जी का जो आर्ग्यूमेंट था वो इसी के बेसिस पे था कि यहाँ पे पार्लियामेंट का रैटिफिकेशन नहीं हुआ और डिस्क्रिशन पे इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू को सीड कर दिया श्रीलंका को। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कोर्ट में क्या जस्टिफिकेशन देता है और आज भी क्या जस्टिफिकेशन देता है कि ये जो टेरिटरी है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी नहीं है। तो हमने डिस्क्रिशन पे इसको सीड नहीं किया। डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जैसा कि दोनों साइड मिलकर के बातचीत करके मसला सुलझाते हैं, वैसे ही हमने सुलझाया और फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि कच्चा थीवू श्रीलंका के पास जाएगा, है ना। 1974 में जो अग्रीमेंट हुआ था, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हिस्टोरिकल और लीगल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए हुआ था। 2014 में फिर से जब ये बात उठी तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि श्रीलंका की सोवरेंटी है कच्चा थीवू आइलैंड पे और हमारे फिशरमैन को कोई राइट नहीं है फिशिंग एक्टिविटीज में एंगेज होने का इस रीजन में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देख सकते हैं स्टैंड क्लियर है कि तमिल फिशरमैन को यहाँ पे कोई फिशिंग राइट्स नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन फिशरमैन का लाइवलीहुड तो स्टेक पे है, उनकी लाइफ भी स्टेक पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीलंकन नेवी कई बार शूट कर देती है हमारे फिशरमैन को। ऑन एन एवरेज 25 फिशरमैन हमारे हर साल मरते हैं ड्यू टू शूटिंग बाय श्रीलंकन नेवी। ठीक है, क्योंकि उनका लाइवलीहुड है तो वो तो क्रॉस कर ही देते हैं, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में वो क्रॉस जरूर कर देते हैं। और जो श्रीलंका की जो साइड है वहां पे जो फिशिंग रिसोर्सेज है, जो प्रॉन्स है या जो दूसरी फिशेज जो यहाँ पे मिलती है वो ज्यादा मात्रा में मिलती है, ज्यादा डेंसिटी में मिलती है और उसकी वजह से वो क्रॉस करने पे मजबूर हो जाते हैं और इसीलिए उनको शूट कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ब्लंडर्स हुए इस पूरे मुद्दे में वो क्या है, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल एविडेंस यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सेतुपति किंगडम हो गया, रामनाथ किंगडम हो गया, रामनाथ जमींदारी जो ब्रिटिश के टाइम पे थी, है ना, इन सब के समय पे जो पूरा कच्चा थीवू आइलैंड था वो इंडिया का ही पार्ट माना जाता था। लेकिन 1974 में जब अग्रीमेंट हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया। भले ही वो बोले कि ये हिस्टोरिकल और लीगल एस्पेक्ट्स में हुआ है, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंसेस यहाँ पे ज्यादा कंसिडर नहीं की गए। और 1976 में जब ये डिसाइड हुआ कि डिमार्केशन होगा, जो डिमार्केशन होगा उसके अक्रॉस फिशरमैन को कोई राइट नहीं होगा, तब यहाँ पे हमारे फिशरमैन के लाइवलीहुड को स्टेक पे रख दिया गया और इनके फिशिंग राइट्स को कंसिडर नहीं किया गया। तो ये दो ब्लंडर्स यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने करे थे 1974-1976 में। और इसीलिए आज हमारी गवर्नमेंट के पास अपर हैंड नहीं रहता है टू रिजॉल्व द मैटर, क्योंकि हमारी ही गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ही पहले क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे फिशरमैन को यहाँ पे राइट्स नहीं है। इसलिए 2011 और 2014 में भी यही स्टैंड इंडियन गवर्नमेंट ने रीइटरेट किया। हालांकि हमारे फिशरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स जरूर लेती है हमारी गवर्नमेंट, जैसे उनके प्रोटेक्शन के लिए जैसे ऐसे कुछ टेक इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड कर देती है, जैसे जीपीएस उनकी ट्रैकिंग के लिए, इको साउंडर, लाइफ जैकेट्स वगैरह, ये सारे लाइफ सेविंग अप्लायंसेज जो है उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि अगर उनकी लाइफ पे कोई बन आए, अगर उनकी लाइफ स्टेक पे जाए तो उनको प्रोटेक्ट कर लिया जा सके। तो उनके प्रोटेक्शन का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा कई बार हमारे फिशरमैन जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है श्रीलंकन नेवी द्वारा, श्रीलंका द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू ही 2014 से लेकर के 2019 में, ये डेटा है पार्लियामेंट में दिया गया था, 2014 से 2019 के बीच में 2079 इंडियन फिशरमैन को की रिलीज को सिक्योर कर लिया गया था। यहाँ पे ये पार्लियामेंट में डेटा बताया गया था। उसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना है और इस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का मुद्दा ही यह है, उसका जो मकसद ही है वो ये है कि दोनों साइड के जो फिशरमैन है, खासकर जो इंडियन फिशरमैन है, उनके लाइवलीहुड को किस तरीके से सिक्योर किया जाए उसके बारे में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप चर्चा करता है। तो ऐसा कोई डिसिसिव यहाँ पे चीज नहीं निकल के आई है जिससे डेफिनेटली तमिल फिशरमैन के राइट्स जो हैं, जो लाइवलीहुड के राइट्स हैं, जो फिशिंग के राइट्स हैं, वो सिक्योर हो जाएं। लेकिन ये कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट अभी फिलहाल कंटिन्यू करती है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे अलग अलग लेवल्स पे टॉक होती है, जैसे 2+2 मिनिस्टर्स की यहाँ पे टॉक कई बार हो चुकी है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यूड रहते हैं। तो बस यही अभी टॉक्स की ही बात चल रही है, लेकिन
जैसा कि मैंने बताया अभी डिसिसिव कोई चीज़ निकल के नहीं आई जिससे हमारे फिशरमैन के राइट्स सिक्योर हो जाएं। तो ये था पूरा कच्चा थी वो इशू, इसका पूरा एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ और मैंने आपको पूरा इस वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।